ठीक है, चलिए 3 नंबर हो जाएगा। अगला, दिशाहीन शब्द में जो है कौन सी संधि है? दिशाहीन शब्द में व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है। दिशाहीन का मतलब है दिशा से भटक जाना। तो यहाँ पर दिशा अलग शब्द है, हीन अलग शब्द है, इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल यहाँ पर क्या है, संयोग है, भी कोई संधि नहीं है इसमें। दिशाहीन जो शब्द है यहाँ पर केवल संयोग है। जैसे अपने बोल देते हैं दूध वाला, चाय वाला, तो दूध यहाँ पर वाला आ गया, यानी दूध का काम करने वाला, तो वहां पर कोई संधि थोड़ी होगी। बहुत सारे ऐसे भी शब्द हैं जिनमें कोई संधि नहीं होती, केवल और केवल क्या होता है, संयोग होता है। जैसे मैं बोल दूं आवश्यकता, आवश्यक एक अलग शब्द है, उसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया, एकता। ठीक है, तो इनमें कोई संधि नहीं है, इनमें क्या है, केवल संयोग है। तो दिशाहीन शब्द में इसने पूछा है कौन सी संधि है, कोई भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, केवल और केवल संयोग है। ये इसने गलत भी पूछ लिया है। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब इसको पढ़ेगा दिशाहीन शब्द में कौन सी संधि है, तो उसके दिमाग में आएगा ही ये। जबकि यहाँ पर क्या है, इसमें कोई भी संधि नहीं है, केवल और केवल संयोग है। व्यर्थ शब्द में जो है कौन सी संधि है, तो बिल्कुल आसान है। व्यर्थ आपका जो शब्द है इसमें वी प्लस अर्थ से मिलकर बना है, यानी ई के बाद क्या आ चुका है, भिन्न स्वर। ई जो है आपका किस में बदलेगा, या में बदलेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी स्वर है, जैसे यहाँ पर ए स्वर है, ये ग्रहण करती यह बन जाएगा। यदि यहाँ पर आ होता ये क्या बनता, या बनता। ठीक है, तो वी प्लस अर्थी, वी यहाँ पर क्या है, उपसर्ग है। व्यर्थ कौन सी संधि है, यण स्वर संधि का उदाहरण है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। यण स्वर संधि के अंदर अपने जानते हैं ईचे छोटा हो या दीर्घ हो, इसी प्रकार से ऊचे छोटा हो या फिर बड़ा हो, इनके बाद कोई भी क्या आ जाए, भिन्न स्वर, क्या आ जाए, भिन्न स्वर। इसी प्रकार से रै ऋषि के बाद भी आपका क्या आ जाए, भिन्न स्वर। ये जो रै ऋषि आपका किस में बदलेगा, रै में। ऊ जो है आपके किस में बदलेगा, वै में। और ई जो है आपका य में बदलेगा। इसके बाद जो भी स्वर की मात्रा होगी वो ग्रहण कर लेंगे। संधि कौन सी हो जाएगी, यण स्वर। अगला, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। ठीक है, महात्मा, क्योंकि कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होता है। ए नंबर हो जाएगी कर्मधारय समास। गेह का समानार्थक शब्द है। गेह जो शब्द है आपके घर शब्द का पर्यायवाची होता है। गेह हो गया, ग्रह हो गया, ठीक है, निकेतन हो गया, सदन बोल दो, अल्य बोल दो, तो आवास होगा। यहाँ पर समानार्थक यानी समान अर्थ देने वाला गेह जो शब्द है आपका घर का पर्यायवाची है। घर बोल दो, गृह, निकेतन, अल्य, निल्य, भवन, सदन, इसके अलावा धाम। ठीक है, ये सभी जो है आपके घर के पर्यायवाची हैं। ए नंबर हो जाए। आजकल, परसों, बारंबार, दिन भर, पहले, पीछे इत्यादि शब्द किस प्रकार के अव्यय हैं? अव्यय या अविकारी। अव्यय के अंदर अपने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, मुख्य रूप से 4 हैं। इसके साथ में निपात भी पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या दिया है, आजकल, परसों, बारंबार, दिन भर, पहले, पीछे, किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर कौन सा प्रकार का ये जो अव्यय है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। एक तो बात तय है कि क्रिया विशेषण की बात हो रही है जो क्रिया की विशेषता बतलाएंगे। जैसे राम जो है दिन भर क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर तो क्रिया है उसकी विशेषता बतलाते हुए उसे अपने क्या बोल देते हैं, विशेषण बोल देते हैं। अब देखो, क्रिया विशेषण है लेकिन परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या रीतिवाचक है। रीति का मतलब होता है तरीका, ठीक है। काल का मतलब है वो समय की बात करेगा। परिमाण का मतलब है जो वो मात्रा की बात करेगा। यहाँ पर देखिए किसकी बात हो रही है, आजकल, परसों, दिन भर, पहले, पीछे, किसकी बात हो रही है, काल की बात हो रही है, समय की बात हो रही है। ना ही यहाँ पर कोई तरीके की बात हो रही है, ना ही स्थान की बात हो रही है, ना ही मात्रा की बात हो रही है। 3 नंबर हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, कालवाचक। अगला है, किस विकल्प के जो सभी शब्द हैं वो स उपसर्ग से निर्मित हैं? किस विकल्प के जो सभी शब्द हैं वो स उपसर्ग से निर्मित हैं?
अब यहाँ पर देखिए भी, तो यहाँ पर स उपसर्ग है, स प्लस उल्लास से बना है, ये स प्लस उल्लास, और उल्लास में भी आपका उत प्लस लास, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन सद क्रिया, इसमें सद उपसर्ग है, इसमें कौन सा है, सद उपसर्ग है, ये अपना नहीं हो सकता। यहाँ पर सद्भाव आ गया, यहाँ पर स उपसर्ग है, अपने को सभी के सभी शब्द स उपसर्ग वाले चाहिए। फिर सद्भावना सद उपसर्ग आ गया, सहायक है, सह सहोदर, सहगमन सह उपसर्ग आ गया, नहीं होगा। सहित, सहकर्ता, यहाँ पर सह उपसर्ग आ गया, यहाँ पर सत उपसर्ग आ गया, तो ये तीनों ही घट गए। बचा कौन सा, सदय यानी दया सहित, सहकाम, अवकाश, सहजीव, ठीक है, सहजीव। यहाँ पर सह प्लस अवकाश है, सह प्लस क्या है, अवकाश है। इसी प्रकार से सज्जन जो है, यहाँ पर आपका सत प्लस में जन है, जो जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार से यहाँ पर सद्भाव में क्या है, सद उपसर्ग है, सद जो है यहाँ आपका उपसर्ग है। सहपाठी में जो है आपका सह उपसर्ग है, सह उपसर्ग है, ठीक है। यहाँ पर केवल सह है, लेकिन यहाँ पर भी आपका कौन सा आ गया, सह उपसर्ग आ गया। और सार्थक में स प्लस अर्थक होगा, स प्लस अर्थक। चलिए, इसमें भी आपका स है, लेकिन यहाँ पर सत उपसर्ग आ गया, तो 3 नंबर जो विकल्प है आपका सही उत्तर हो जाएगा। आसान था ये, तो तर्क जो है उनका चुनाव करना था। असुमेलित युग्म जो है किस विकल्प में है, जिसकी गहराई का था न लगे, ठीक है, जिसकी गहराई का था ना लगे या पता ना लगे, था है, बिल्कुल ठीक है। अभी फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार शस्त्र नहीं होता है, वो अस्त्र होता है। क्या होता है, अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। जो फेंक कर चलाया जाता है उसे अपने अस्त्र बोलते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, ठीक है। शस्त्र किसको बोलते हैं, जो हाथ में रखकर चलाया जाता है। ये फेंक कर चलाए जाने वाला अस्त्र, हाथ में रखकर चलाए जाने वाला जैसे तलवार हो गया, भाला हो गया, चाकू हो गया, काट दीजिए इसको। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत यानी लगातार, जो इस लोक से संबंधित नहीं है, अलौकिक। ये देखिए, इस शब्द में काफी बार आपसे उपसर्ग पूछेगा, इसमें अ जो है उपसर्ग होता है, लोक जो है, लोक का मतलब संसार होता है, इस लोक, लोक जो है यहाँ पर मूल शब्द होता है, और इसमें जो है आपका इक प्रत्यय लगा है। क्या लगा है, इक जो है आपका प्रत्यय जुड़ा है, और इक प्रत्यय जहां पर भी जुड़ता है, पहले इस लोक में इक जुड़ा है, इस वजह से इस लय के अंदर क्या है, ओ है, बाकी वैसा छोड़ दो। इस ओ को जो है एक प्रत्यय जब भी जुड़ता है, इसका नियम है, इसका दीर्घ रूप कर देगा, औ कर देगा, बाकी वैसा का वैसा। तो पहले ये दोनों जुड़ेंगे, क्या बनेगा, लौकिक। क्या बन गया, विशेषण बन गया, इस लोक से संबंध रखने वाला, ठीक है। इसके अंदर क्या जुड़ा, ए जो है आपका उपसर्ग जुड़ा, उपसर्ग, जो क्या है आपका प्रत्यय है। कौन सा हो गया, बी नंबर। बी नंबर जो है यहाँ पर गलत है। अगला, चोरी छिपे माल ले जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, चोर है, दुस्तर है, कार्यवाहक है, तो अपने क्या बोलते हैं, तस्कर बोलते हैं। 3 नंबर होगा, चोरी छिपे जो माल ले जाने वाला होता है, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तस्कर। अगला, पुलिस ने चोर को दंड दिया, वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति है, कारक विभक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। एक तो यहाँ पर के आ गया, तो कर्ता तो है ही है, इसके अंदर कर्म एवं उपादान बिल्कुल नहीं होगा, कर्ता इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ पर जो देना है, इसके लिए संप्रदान भी आता है, लेकिन वो किसी अच्छे कार्य के लिए आता है। यहाँ पर पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसके अंदर जो है आपकी कर्ता एवं कर्म, कर्ता एवं कर्म विभक्ति आएगी। किसको दंड दिया, चोर को दंड दिया। जैसे को विभक्ति सजीव के साथ ही आती है, और जब ये कोई दान स्वरूप या किसी अच्छे कार्य के लिए आएगी ना, जैसे राजा ने गरीबों को कंबल दिए, यहाँ पर कर्ता और संप्रदान होगा। लेकिन पुलिस ने चोर को दंड दिया, इसमें संप्रदान नहीं आएगा, ठीक है, इसमें संप्रदान नहीं आएगा। यदि वाक्य आ जाता, जैसे ये वाक्य एग्जाम के अंदर पूछा भी जा चुका है, राजा ने गरीबों को कंबल
ठीक है, भेंट किए या दिए। तो यहाँ पर जो ये को विभक्ति है, ये क्योंकि राजा ने ये या दान स्वरूप दिया है, अच्छे कार्य के लिए दिया है, यहाँ पर क्या आ जाता, संप्रदान आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर टाइपिंग त्रुटि है या कोई मिस्टेक है, आपके जो टेस्ट के अंदर जो उत्तर है वो गलत है, तो ए नंबर कर देना इसमें, कर्ता एवं कर्म होगा, ए नंबर। अगला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित वाक्य जो है वो कौन सा है। रीति का मतलब होता है तरीका। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। रमा जो है वो तेज दौड़ती है। सभी जो बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं। सुबह से जो है वर्षा जो है वो लगातार हो रही है। अब तरीके की बात करनी है अपने को, तो वो किस में हो जाएगा, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, नहीं भी, इसमें कोई भी तरीके की बात नहीं हो रही है। रमा तेज दौड़ती है, जैसे सकर्मक और अकर्मक में भी आता है। वहां पर अपने देखते हैं कि किसे किसको या फिर क्या लगाकर अपनी क्रिया से प्रश्न करते हैं, उत्तर निकलता है। लेकिन यहाँ पर देखो, दौड़ना क्या है, क्रिया है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर क्या दौड़ती है, किसे दौड़ती है, उत्तर नहीं आएगा। किस प्रकार से दौड़ती है, तेज दौड़ती है, धीरे धीरे दौड़ती है। यहाँ पर किस प्रकार का उत्तर आ रहा है, यानी तरीके की बात हो रही है, बी नंबर उत्तर आ गया, बी नंबर। चलिए, अगला है, संरचना के आधार पर निम्न में से कौन सा क्रिया का जो भेद नहीं है। देखिए, कर्म के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए, कर्म के आधार पर तो अपने पढ़ते हैं अकर्मक यानी कर्म सहित, और अकर्मक यानी जिसमें कर्म मौजूद नहीं। फिर सकर्मक के अंदर अपने एकर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक का मतलब है ऐसा वाक्य जिसमें गौण कर्म भी होगा और मुख्य कर्म भी होगा। हमेशा वाक्य में पहले जो है गौण आएगा, बाद में जो आपका मुख्य आएगा। एक कर्म का मतलब है चाहे तो किसी वाक्य में गौण कर्म होगा या फिर उसमें मुख्य कर्म होगा, दोनों में से एक होगा। दोनों में से यदि एक आ रहा है तो एक कर्मक, दोनों साथ में आ रही हैं तो द्विकर्मक। लेकिन कर्म इसी प्रकार से रहेगा, कोई भी जो वाक्य है उसमें पहले ये आएगा, बाद में ये आएगा। ठीक है, पहले जो आएगा वो आपका गुण कर्म, बाद वाला जो होगा, ये बाद वाला है, ये पहले आएगा, पहले। ध्यान रखना, कई बार क्रम पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर अपने से पूछा गया संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर नाम धातु भी होगा, पूर्वकालिक भी होगा, संयुक्त भी होता है, सजातीय भी दे सकता है, सहायक भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन सकर्मक नहीं होगा, ये क्रम के आधार पर है। नाम धातु होता है, पूर्वकालिक होता है, संयुक्त होता है, इसके अलावा प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक दे देगा, सहायक दे सकता है, सजातीय भी दे सकता है। क्योंकि नई जो किताबें हैं, वर्तमान में तो कुछ में तो 5 दे रखे हैं, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में 8 भेद बता रखे हैं, तो ये सभी ध्यान में रख लें। बी नंबर जो है नहीं होगा। अब यहाँ पर सामान्य भी दे देता है, सामान्य, सामान्य या सरल एक ही बात है। बी नंबर नहीं होगा, ये जो वाला जो भेद है ये कर्म के आधार पर है। अगला, उसने रामू की पिटाई दी, इस वाक्य में क्रिया का जो है वो कौन सा रूप है। उसने रामू की जो है पिटाई दी, यहाँ पर पीटना और देना दो क्रियाएं आ गई, तो कैसी होगी, संयुक्त क्रिया है, यहाँ पर कर्म की बात नहीं होती। ठीक है, प्रेरणार्थ क्रिया जब कोई कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को करने को प्रेरित करे, जैसे मालिक नौकर से चाय बनवाता है, तो इनमें आना वाना ऐसे प्रत्यय देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मालिक ने स्वयं कुछ काम नहीं किया, नौकर से करवाया, मालिक ने नौकर से चाय बनवाई, या मालिक नौकर से बगीचा साफ करवाता है, पेड़ कटवाता है, तो वो होगी प्रेरणार्थक। अकर्मक जिसमें कर्म मौजूद नहीं होगा। पूर्वकालिक जहां पर दो क्रियाएं आ जाएंगी, तो पहली क्रिया में आपको कर प्रत्यय देखने को मिल जाएगा। जैसे राम पढ़कर सो गया, तो उसने पहले पढ़ाई की, बाद में सोने का काम किया। ठीक है, राम भोजन करके सो गया, या राम नहाकर पढ़ेगा, इस प्रकार से दो क्रियाएं आएंगी। वहां में जो पहली वाली होगी उसे अपने पूर्वकालिक बोलेंगे, बी नंबर। अगला, किस वाक्य में द्विकर्म क्रिया जो है प्रयुक्त हुई है। मैंने आपको बताया है द्विकर्म क्रिया का मतलब है पहले गौण क्रिया के बाद में जो है आपकी मुख्य क्रिया आएगी। लड़के ने अपने साथी को पुस्तक दी, वह दिन रात बहुत परिश्रम करता है, उसने एक रोचक कहानी पढ़ी, मैंने दुकान से फल खरीदे, क्या खरीदे, फल खरीदे, तो एक कर्मक है। ठीक है, क्या पढ़ा, कहानी पढ़ी।
इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। पहला बिल्कुल स्पष्ट है। पढ़ने वाला कौन है? लड़का। ठीक है। क्या दी भी? देना क्रिया है। पुस्तक दी, किसको दी? साथी को दी। किसको दी? अपने साथी को दी। तो ये सजीव क्रम है। पहले वाला गौण है, बाद वाला मुख्य है। ए नंबर ही हो जाएगा, ए नंबर। ये पूछा है द्विकर्म क्रिया किसमें है। अगला, प्रत्यय से निर्मित शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प का अपने को चयन करना है। बिछोना। बिछोना यहाँ पर ओना प्रत्यय है। कृत्रिवाचक कृत प्रत्यय, दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बने हैं। कृत प्रत्यय यानी जो क्रिया के धातु रूप में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं, उनको अपने कृत बोल देते हैं। फिर है ढेला, फिर है कर्तनी और समझौता। यहाँ पर देखिए जो बिछोना है, यहाँ पर ये कर्तृवाचक नहीं होगा, ये कर्मवाचक होना था। ये कर्मवाचक कृत प्रत्यय होना था, इसलिए ये जो है गलत है। असंगत छांटना था, पहला ही है यहाँ पर, तो बाकी यहाँ पर ठीक है। कर्तनी जो है आपका कर्मवाचक कृत प्रत्यय है। समझौता एक भाव है, तो भाववाचक कृत प्रत्यय। पहला जो आपका कर्णवाचक कृत प्रत्यय है। ए नंबर। इस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है। जटिल, यहाँ पर जटा जो है मूल शब्द है। फैन यहाँ पर मूल शब्द है, फैनिल हो जाएगा। लेकिन शामिल जो है, इसमें ये शामिल जो है पूरा मूल शब्द है, इसमें कोई भी इल प्रत्यय नहीं है। यहाँ पर स्नेह मूल शब्द है, यहाँ पर फैन जो है मूल शब्द है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है जटा मूल शब्द है। यहाँ पर शामिल जो है ये स्वयं क्या है, एक पूरा मूल शब्द है, इसमें जो है कोई प्रत्यय नहीं है। बाकी सब में क्या है, प्रत्यय है। सी नंबर हो जाएगा। इसमें नहीं है, शामिल में नहीं है। जैसे निम्नलिखित संज्ञाएं नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयोग में ली जाती है, किंतु किसी एक सवर्ग में एक शब्द ऐसा है जो स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में बनता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप बनाता है, यानी एक प्रकार से उभयलिंग की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पर देखिए संतान है, कोयल, मक्खी। संतान तो स्त्रीलिंग है, कोयल है, मक्खी है। ठीक है। मक्खी जो है आपका नित्य स्त्रीलिंग है। इनका अपने पुल्लिंग बनाने के लिए जैसे नर मक्खी ऐसे का प्रयोग करते हैं। फिर मकड़ी है, छाछ, तितली, छिपकली, मिठास, चिकनाई, जलन और लिखावट। फिर मैना दिया इसने, लोमड़ी, छाछ और अनुज। तो यहाँ पर भी कोई भी जो विकल्प है मैच नहीं कर रहा है। इन्होंने तो क्या है, डी उत्तर दिया है। लेकिन आप कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूँ जिनका आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे ऐसे शब्द आ जाएंगे ना जहाँ पर मंत्री है, अध्यक्ष है, वैज्ञानिक है, प्रधानमंत्री है। ठीक है। इन्होंने डी दे रखा है जो कि गलत है यहाँ पर। ठीक है। एक समझ में नहीं आया क्योंकि इसने बोला है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूप में होने चाहिए। तो जो उनको अपने क्या बोलते हैं, देते हैं, उभयलिंगी भी बोल देते हैं, उभयलिंगी। इनके अंदर आपको क्या ध्यान में रखने हैं, जैसे वैज्ञानिक है, जितने भी पद हैं, वैज्ञानिक हो गया, मंत्री है। ठीक है। अध्यक्ष आ जाए, मैनेजर आ जाए, अध्यक्ष आ जाए, मैनेजर आ जाए, ऐसे जो शब्द हैं वो दोनों रूप में चलते हैं, क्योंकि मंत्री पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, डॉक्टर आ जाए। ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। शायद प्रश्न में कुछ गलती है या विकल्प सही नहीं लिखे हैं। अगला, किस लोकोक्ति का जो भावार्थ है वो सही नहीं है। भावार्थ जो है वो सही नहीं है। नेकी कर दरिया में ढाल, यानी भला करके भूल जाना, बिल्कुल ठीक है। हाथ कंगन को आरसी क्या, और ठीक है भी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, यानी मन की जो पवित्रता है वो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक है। तो असंगत कौन सा होगा। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, स्वस्थ, ये जो स्वस्थ पौधे के पत्ते चिकने होते हैं, यानी जो होनहार बिरवान का मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, होनहार बिरवान के होते चिकने पात, यानी जो व्यक्ति आपका योग्य और जो प्रतिभावान व्यक्ति है उसके जो लक्षण है वो बचपन में ही दिखाई देने लग जाते हैं, ऐसा अर्थ निकलता है इसका। यहाँ पर इसने केवल इस प्रकार से दे दिया, तो ये गलत है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, जो योग्य या प्रतिभावान कोई व्यक्ति है उसके जो लक्षण है वो बचपन में क्या दिखाई देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। ये पूछा है भावार्थ जो सही नहीं है, बाकी सभी के ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। री का जो उच्चारण स्थान है वो मुर्दा है, बिल्कुल ठीक है। यह और वह को क्या बोला जाता है, अर्ध स्वर। हालांकि ये
अर्ध स्वर इनको बोलते हैं। बाकी य, रे, लैव और व, ये चारों जो वर्ण है वो अंतस्थ वर्ण में आते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बिल्कुल ठीक बात है भी। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ऐसा कुछ नहीं है भी। स्वर व्यंजनों का जब अपने उच्चारण करते हैं तो साथ में स्वर उच्चरित होंगे, ठीक है, स्वरों की सहायता ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनके उच्चारण में जो है दुगना समय लगता है। यहाँ पर जो डी नंबर कथन है आपका गलत है। स्वरों का उच्चारण जो है बिल्कुल स्वतंत्र तरीके से होता है, लेकिन जब अपने व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो स्वर जो है साथ में उच्चरित होंगे। जैसे मैं बोलूं कै, तो इस कै का मतलब क्या है, इस कै में ए स्वर छिपा है। इसी वजह से जब अपने लेखन स्वरूप अपने इनका क्या है, इनको तोड़ सकते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे मैंने बोला का, तो इसमें आ स्वर साथ में उच्चरित हुआ है, ठीक है। मौखिक स्वरूप में इनका विच्छेदित इनको मैं नहीं कर सकता, लेखन स्वरूप कर सकता हूं। इसी वजह से अपने इनके नीचे क्या है, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हल चिन्ह का अपने प्रयोग करते हैं। की बोल दूंगा जैसे की, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है, बड़ी की मात्रा है। कु और कु, कुछ भी बोलो, तो विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी जो है भारत की भाषा है, ठीक है। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की जो भाषा है वो कैसी भाषा है, मातृभाषा है, जन भाषा है, संस्कृति की भाषा है। तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, ठीक है। हिंदी हमारी राजभाषा है। 343 से लेकर 352 तक अपने पढ़ते हैं। और इसको राजभाषा का जो दर्जा है कब दिया गया, 14 सितंबर 1949 को इसको क्या दिया गया, राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। राजभाषा का मतलब है सरकारी प्रयोजन में, सरकारी प्रयोजन में प्रयुक्त। ये भी पीछे ही आपके सीईटी में पूछा गया था, यानी जो हमारे सरकारी कार्यालय है वहां पर जो कार्य किए जाते हैं उसमें, ठीक है, हिंदी का प्रयोग किया जाता है। हालांकि जो अंग्रेजी भाषा है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो क्या है, सहयोगी अपने बोल सकते हैं या सहयोगी प्रशासनिक भाषा है। पहले इसका 15 वर्ष तक उसको बढ़ाया गया था, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम यहाँ पर जो कार्यालय हुआ करते थे वहां पर अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। और 14 सितंबर को ये अपने क्या है, हिंदी दिवस भी मनाते हैं। पहली बार कब बनाया गया, 1953 में। उसके बाद से लगातार इसकी शुरुआत कर दी गई। अगला, निम्न वाक्यों में से कौन सा जो वाक्य है वो मिश्र वाक्य नहीं है, मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा नहीं है। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, तो यही आ गया भी। ये कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, ये तो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि दोनों का अलग अलग है। वर्षा नहीं हुई और बादल खूब गरजे, दोनों का अर्थ निकल रहा है, स्वतंत्र है, किंतु से क्या है, बीच में जोड़े गए हैं। बाकी देखो मिश्र वाक्य में क्या है, एक दूसरे पर ये आश्रित होते हैं। जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, मिश्र वाक्य है। जो कवि लोकप्रिय है उसका सभी सम्मान करते हैं, मिश्र वाक्य है। मोहन ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, ये भी आपका क्या है, मिश्र वाक्य है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तीन प्रकार के पढ़ते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द जो है वो सार्थक नहीं है। इसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत, बिल्कुल ठीक। इसे जीता न जा सके, अजय, ठीक है भी। बिना वेतन काम करने वाला, अवेतनिक, ये भी ठीक है। दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन नहीं अपराहन होता है। दोपहर से पहले का समय जो होता है, यदि यहाँ पर देता ना पहले, तब ये ठीक हो जाता। और जो बाद का समय है, बाद का जो समय है उसके लिए क्या प्रयोग में लेते हैं, अपराहन शब्द। अपराहन ये शब्द शुद्धि में भी देता है बहुत बार, अपराहन और पूर्वाहन। यहाँ पर है जो है आधा होगा, यानी स्वर रहित होगा, न पूरा होता है। जो वर्ण पैरों में आता है वो पूरा होता है हमेशा। इस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग जो है वो हुआ है। उद्धरण चिन्ह इकहरे और दोहरे, ठीक है, अपने प्रयोग में लेते हैं। दोहरे का प्रयोग जहां पर अपने
किसी भी जो वाक्य है या कोई पंक्ति है उसका वैसा का वैसा लिखना, उसमें बिना कोई बदलाव किए त्यों का त्यों पेश करना। माँ ने कहा बेटा उन्नति करो, वह कितना सुंदर दृश्य, ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कृति है, ये देखो एक हैरा उद्धरण चिन्ह लगा है, सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर। अगला, इस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द जो है वो नहीं है। इस विकल्प में परस्पर जो विलोम शब्द है वो नहीं है। वे मनुष्य का इसने दिया है सोमनस्य। श्रांत का क्या दिया है? श्रांत का मतलब होता है थका हुआ। क्लांत दिया है। मृषण का रुक्ष और निषिद्ध का क्या दिया है अपने को? विहित दिया है। और अपने से क्या पूछा गया है? श्रांत का जो विलोम है क्या वो क्लांत होगा? श्रांत का मतलब होता है थका हुआ, तो जो थका हुआ नहीं होगा उसे क्या लिख देंगे अपने? एथक करेंगे। श्रांत का क्लांत नहीं होगा, एथक, ए लगा दिया, यानी जो थका हुआ नहीं है। बाकी वैमनस्य का सोमनस्य ठीक है, मृषण का रुक्ष, निषिद्ध का वहित। याद रखिएगा श्रांत का मतलब होता है जो थका हुआ है, उसके लिए बोला जाता है। फिर है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा जो कथन है वो गलत है। कथन जो है कौन सा गलत है? संज्ञा सर्वनाम और क्रिया जो है विकारी शब्द हैं, बिल्कुल। संज्ञा भी विकारी है, सर्वनाम भी विकारी है, विशेषण भी विकारी है। विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी है, ये गलत हो गया, क्योंकि क्रिया विशेषण तो अविकारी है लेकिन जो विशेषण जो है वो आपका क्या है? विकारी है। बहुत बार ये प्रश्न देता है कथन बनाकर। विकारी में चारों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, तो ये कथन गलत हो गया। अविकारी शब्दों को अवयव भी कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से दो ही भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक, बिल्कुल ठीक, 3 नंबर हो जाएगा। अगला, इसमें परिमाणवाचक विशेषण है, परिणामवाचक विशेषण है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है। परिणाम नहीं भी, परिणाम का मतलब नतीजा होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। परिमाणवाचक मात्रा की बात होगी। ठीक है, मैदान जो है लंबा है, अच्छा है, सफेद कमीज सफेद है, ये तो गुणवाचक हो गया। इस बार बारिश में बहुत, यदि संख्या निश्चित देता, ठीक है, मात्रा यदि निश्चित देता तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित नहीं है, केवल बहुत दे दिया, बहुत आ जाए, थोड़ा आ जाए, कुछ आ जाए, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। परिमाणवाचक है लेकिन कैसा है? अनिश्चित है, अनिश्चित परिमाणवाचक है। इसी प्रकार से यदि संख्या की बात करेंगे, अपनी संख्या यदि जिनको अपने गिन सकते हैं वो संख्यावाचक, निश्चित संख्या देगा तो निश्चित संख्यावाचक, निश्चित नहीं है तो अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे पुस्तक, 5 पुस्तक आ गया, पुस्तकों को अपने गिन सकते हैं, 5 पुस्तक निश्चित संख्यावाचक, कुछ पुस्तकें अनिश्चित संख्यावाचक, 3 नंबर हो जाए। अगला, मरीचि और मरीच शब्द युगम का जो सही अर्थ है वो क्या है? तो इस मरीचि का मतलब क्या होता है? किरण, और इस मरीचि का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, किरण और सूर्य, ए नंबर हो जाएगा। मरीच जो है एक राक्षस का नाम है। ठीक है, मरीचि छोटी मात्रा मतलब किरण, मरीचि का मतलब होता है सूर्य, ए नंबर हो जाएगा। क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समास, सर्वनाम, काल या फिर कारक। उसे क्या कहेंगे? भी काल, काल कहते हैं भी। इसकी वो पूर्ण है या अपूर्ण है, उसकी अवस्था का बोध होता है वो काल। काल के अंदर अपने पढ़ते हैं ना, संदिग्ध वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, या पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है। हलवाई का जो स्त्रीलिंग है वो क्या होगा? हलवाई, बी नंबर, बी नंबर हो जाएगा। अव्यय से निर्मित भाववाचक जो संज्ञा है वो नहीं है, तो दूर से दूरी, नजदीक से नजदीकी, निकट से निकटता, ये सभी अव्यय से निर्मित है। लेकिन सुंदर जो क्या है? विशेषण है, ये विशेषण से निर्मित है। ये सुंदर क्या है? विशेषण है। सुंदर व्यक्ति, इसमें क्या जोड़ा गया है? ता प्रत्यय जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये सुंदरता क्या होती है? एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है, 3 नंबर। अगला,
दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थ परकता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच पड़ा रहता है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहता है तो स्वार्थपरकता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा की योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन अपने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। जो कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिससे संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है, यानी जिनमें उनकी रुचि है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर जो है हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के जो लोग हैं उनसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। चलिए, भी बड़ा लंबा था ये। अगला है निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है। इसमें से है क्या ये प्रश्न? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निर तो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, निर क्या है, उपसर्ग है। पल जो है इसमें मूल शब्द है और ता जो है इसमें प्रत्यय है। यहाँ पर हल चिन्ह लगा लेना। ठीक है, यहाँ पर रैप के रूप में जब भी रै ऊपर आता है तो इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। 3 नंबर, अपना मतलब निकालने वाला के लिए क्या शब्द होगा भी, स्वार्थी। सी नंबर, निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा जो है वो कौन सी है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, आलसी व्यक्ति, चंचल व्यक्ति। ठीक है, चंचल व्यक्ति विशेषण है, आलसी व्यक्ति विशेषण है, तो ये विशेषण से बनी है। आलस्य भी विशेषण से बनी है। ठीक है, स्वार्थ क्या एक भाव है। यहाँ पर इसने विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा पूछी है, ए और सी हो जाएगा। 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। अगला, स्वार्थ क्योंकि एक भाव है, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। स्वार्थ, सव प्लस सु प्लस में अर्थ यण नहीं भी, स्वार्थ के अंदर सव यानी अपना हित साधना, सव का अर्थ नहीं, सव प्लस में अर्थ। यहाँ पर देखिए सव के अंदर यहाँ पर क्या है, इस व में जो आपका ऐश्वर है, इसी प्रकार से अर्थ में यहाँ का जो ए है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, एकाकार क्या बनेगा, आ। इस व में ये आ स्वर मिलती क्या बना, स्वार्थ। स्वार्थ का मतलब अपना हित साधना। संधि कौन सी, दीर्घ संधि। बी नंबर, यण नहीं है, स्वा नहीं होता है सब होगा, स्वा नहीं होता है सब होगा। बी नंबर। अगला, निम्न में से पुल्लिंग शब्द जो है नहीं है। प्रताप पुल्लिंग है भी, बाधा, चरित्र और धर्म। बाधा, बी नंबर, पुल्लिंग नहीं है पूछी है। आप इन शब्दों का प्रायोगिक तौर पर आप निकाल सकते हो, इनको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। जो नित्य पुल्लिंग है या फिर वचन भी है, जैसे नित्य एक वचन है, बहुवचन है, उन पर ज्यादा ध्यान देना। जैसे इन शब्दों के आगे कुछ प्रयोग कर लिया करो, गिरा, टूटा, फूटा। जैसे बाधा डाला जाता है या बाधा डाली जाती है, बाधा डाली जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चरित्र अच्छा है या अच्छी है, चरित्र अच्छा होता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से, इस प्रकार से आप इनको निकाल सकते हो। जैसे आंख खुला या खुली, तो आंख खुली, लेकिन नेत्र खुला या खुले, इसी प्रकार से। बादरा काटा या काटी,
गिरा, टूटा, फूटा, ऐसे शब्द आगे प्रयोग करके देख लिया करो, लगभग जो है आपका फिट बैठ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है आपके पुल्लिंग है, और जो बाधा है आपका क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, सदाचार को, परोपकार को, उत्तम चरित्र को माना है, या फिर अपने कर्तव्य को माना है। ठीक है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ जो है वो किसको माना है? तो आसान सा प्रश्न है भी, अपना जो कर्तव्य है उसको ही मानेंगे। ठीक है, संसार के जो बड़े बड़े लोग या जो अच्छे लोग हैं, इन्होंने किसको सबसे श्रेष्ठ माना है? अपने कर्तव्य को। 3 नंबर हो जाएगा। अगला, अब आपके जो हिंदी के जो शिक्षण विधियां हैं उनके प्रश्न है। एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने को कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? उसका जो मंतव्य है वो क्या है? टॉपिक के प्रति उसकी रुचि पैदा करना है। ठीक है, ऐसे समर्थी वाले, पहली बात तो ये आसान है, अगर फिर भी आपको आपको मुश्किल लगता है तो एक बार अच्छे से अध्ययन कीजिए और कुछ प्रश्न निकाल कर देख लीजिए। ठीक है, सर्वाधिक इनके जो शिक्षण विधियों के उत्तर होते हैं वो लगभग जो है सही से होते हैं, पर उससे जो अच्छा उत्तर होता है उसका चयन करना होता है। उनकी स्मृति का परीक्षण करने का कोई मतलब नहीं है, सहपाठी पृष्ठपोषण या सभी। तो यहाँ पर जो उसका मंतव्य वो है वो क्या है? टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। शायद पिछले पेपर में भी ये प्रश्न था, अच्छा प्रश्न है, 2-3 बार आ चुका है। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे जो हैं अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। केवल मनोरंजन नहीं, भी केवल मनोरंजन प्राप्त करना कोई नहीं है इसका, तर्क शक्ति का विकास करते हैं। केवल केवल मूल्यों का अर्जन नहीं, भी वो बच्चे जो हैं अपनी सांस्कृतिक या सांस्कृतिक धरोहर से क्या है, जुड़ते हैं। भाषा या मनुष्य की और मनुष्य, अच्छा यहाँ पर रिक्त स्थान होना चाहिए। भाषा या मनुष्य की डैश डैश और मनुष्य के साथ गहरा संबंध है, क्या आएगा भी? अस्मिता और व्यापार आएगा, व्यावहारिकता और व्यवहार आएगा, वैचारिकता या व्यापार आएगा। यहाँ पर अस्मिता और विचार दोनों तरफ दे दिए इन्होंने, ए में भी दे रखा है और डी में भी दे रखा है, तो उत्तर तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। अस्मिता का मतलब होता है आत्म सम्मान। ठीक है, अस्मिता का मतलब आत्म सम्मान या फिर पहचान से होता है। यहाँ पर भाषा जो है मनुष्य की क्या होती है? अस्मिता यानी आत्म सम्मान या उसकी पहचान होती है, और मनुष्य के विचार के साथ जो है उसका क्या होता है? गहरा संबंध होता है। ठीक है, मनुष्य की पहचान जो है उसके विचारों से ही होगी। ठीक है, उसका आत्म सम्मान जो है, जो आप जैसे उसके विचार होंगे किसी के साथ, जो किस प्रकार से आचरण या व्यवहार करेगा। तो ए और डी दोनों कर लेना, दोनों सेम दे दिए, ए और डी। शायद टाइपिंग त्रुटि है। आदर्श पठन विषय सामग्री पर प्रश्न पूछना, कहानी, नाटक, बाल कार्यक्रम सुनना, विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, बच्चों के बैठने का आसन जो है वो ठीक करना, इत्यादि गतिविधियां जो है श्रवण कौशल विकास में किस स्तर के बालकों के लिए है? तो ऐसा जब भी प्रश्न आता है ना, ये सभी के लिए मतलब क्या है, प्रभावशाली है। प्रौढ़ के लिए भी है, शिशु के लिए भी है, उच्च प्राथमिकता, तो डी नंबर आ जाएगा। ठीक है, पढ़ते समय किस प्रकार से सुनना है, बैठने का जो तरीका है वो उचित होना चाहिए। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है सबसे पहले क्या हुआ है? बोलचाल, यानी बोलना ही होगा, ए नंबर है। भाषा का प्राथमिक जो रूप है वो क्या होगा? बोलना होगा। इसने 1954 में शिक्षण मशीन को जो है लोकप्रिय बनाया था। तो शिक्षण मशीन के लिए कौन जाने जाते हैं? फ्रेडरिक स्किनर को जाना जाता है, 3 नंबर आएगा अभी। ठीक है, फ्रेडरिक स्किनर, शिक्षण जो मशीन तैयार की थी इन्होंने तैयार की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा जो है वो नहीं है? मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का जो हिस्सा है वो उसमें कौन नहीं आएगा? विद्यालय नहीं आएगा, शिक्षक नहीं आएगा, पाठ्यक्रम नहीं आएगा, या कक्षाएं नहीं आएंगे। तो इसमें विद्यालय में, पाठ्यक्रम में, इनमें सभी चीजें नहीं हो जाती है। शिक्षक जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इससे नहीं जुड़ा है। ठीक है, मात्रात्मक पूर्वापेक्षा का हिस्सा कौन नहीं माना जाएगा? शिक्षक नहीं माना जाएगा, बी नंबर। शिक्षक का काम जो है वो एक मार्गदर्शक का होता है,
अब जैसे पाठ्यक्रम में है उसके अंदर कितने आपके पाठ हैं, कितने यूनिट हैं, जो आपके प्रश्न आएंगे, प्रत्यास्मरण के कितने आएंगे, प्रत्याविज्ञान के कितने आएंगे, वस्तुनिष्ठ, अति लघु, ठीक है। लेकिन जो शिक्षक है वो उसमें क्या होता है, मार्गदर्शक का, ये प्रत्यक्ष रूप से इसमें मात्रात्मक में जो है नहीं आएगा। बी नंबर जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला, शैक्षणिक निदान का प्रयोजन किस लिए होता है। निदान का जब भी बात आएगी, निदान का जो प्रयोजन है, बच्चे की जो कमजोरी है, उसके सीखने में कठिनाइयां कहाँ पर आ रही है, ऐसे कारण जानने के लिए किया जाता है। और निदान के बाद जो है, कारण जानने के बाद क्या किया जाता है, हमेशा उपचार किया जाता है। जैसे अपने किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सीधे ही दवाई थोड़ी ना देगा अपने को, सबसे पहले अपने से बातचीत करेगा, हमारे कहाँ पर समस्या आ रही है, ठीक है, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो वो सबसे पहले निदान जानेगा कि हाँ इसको खांसी है, जुकाम है। उसके बाद वो क्या करता है, ट्रीटमेंट यानी कि उपचार करता है। तो जो निदान जहां पर भी आई ना, बालकों की उपलब्धि का परीक्षण करना कोई मतलब नहीं है इसका, बालकों की शारीरिक कमियों की जानकारी प्राप्त करना, उपचारिक शिक्षण करना, ठीक है, जानकारी प्राप्त करना नहीं है, उपचारिक शिक्षण करना। निदान का प्रयोजन इसीलिए होता है ताकि उसकी कमियों, जहां पर उसके सीखने में दिक्कत आ रही है, उनका पता लगाया जा सके और उसके बाद में क्या है, उसका उपचार किया जा सके। तो इसका प्रयोजन किस लिए होता है, उपचारिक शिक्षण के लिए होता है। अगर यहाँ पर ये नहीं होता ना, तब अपने कर सकते थे, और इसने यहाँ पर क्या दिया, शारीरिक कमियां दे रखी है, नहीं भी। 3 नंबर आ जाएगा अभी। अगला, उपचारात्मक शिक्षण जो है वो कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होगा। उपचारात्मक शिक्षण किसी एक बच्चे का भी हो सकता है या एक समूह का भी हो सकता है, यानी ये व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। कोई क्लास के अंदर यदि एक बच्चा पिछड़ा हुआ है तो उसका अकेले का हो सकता है, एक से ज्यादा है तो उनका समूह बनाकर भी किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक 2 होंगे। बी नंबर आ जाएगा। ये पूछा है उपचारात्मक शिक्षण जो है कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, व्यक्तिगत और सामूहिक। निदानात्मक परीक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति लगन विकसित करना, नहीं भी। निदान का मतलब ही है कारण जानना, ठीक है, छात्रों की कमजोरियों का पता लगाना, यही होगा भी। मूल्यांकन करना नहीं होता है, उपलब्धि स्तर को जांचना भी नहीं होता है। निदान इसीलिए किया जाता है कि छात्रों की जो कमजोरियां हैं, उनको पढ़ने में, सीखने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, उनका पता लगाओ। जैसे ही पता लगेगा तो इसके तुरंत बाद क्या किया जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। जैसे इस विकल्प के अंदर क्या था, इस वाले प्रश्न में देखो, शैक्षणिक निदान का प्रायोजन जो है किस लिए होता है, ताकि उस बच्चे का क्या है, कारण जान के उपचार किया जा सके, तो उपचारिक शिक्षण करना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, छात्र की जो कमजोरियां हैं उनको पता लगाना। बी नंबर विकल्प हो जाए, ये लीजिए भी। तो आपका ये जो रीट लेवल 2 का पेपर नंबर 2 था और हिंदी विषय का जो वीडियो सॉल्यूशन है अपनों ने कर लिया है। धन्यवाद।